हेलो एनिमे फैंस, तो कैसे हो सभी। सो गाइस, इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ डॉक्टर स्टोन के 4th सीजन के एपिसोड 16 की स्टोरी को। तो अब बढ़ते हैं हमारे एक्सप्लेनेशन की तरफ इस इंट्रो के बाद। तो एपिसोड 16 के स्टार्ट में सोल्जर्स उनके एयरप्लेन के इंजन को खोलकर देखते हैं और वो बोलते हैं कि इस प्लेन का इंजन तो पूरी तरह से काला हो गया है। तभी ब्रॉडी उन्हें बताता है कि हाँ ये तो जली हुई शुगर है और उनके एनिमी ने उन्हें एक बार फिर से चकमा दे दिया है। तभी स्टैनली कहता है कि उन्हें जल्दी अपना प्लेन रिपेयर करना चाहिए क्योंकि वो यूथ साइंस टीम के पीछे जाने वाले हैं और ब्रॉडी उन्हें रेडियो से बता देगा कि उन्हें अपना प्लेन कैसे रिपेयर करना है। तभी माया कहती है कि वाओ, वो इस स्टोन वर्ल्ड में भी अपनी जॉब वर्क फ्रॉम होम की तरह कर रहे हैं। उसके बाद रियुसुई कहता है कि उनका एनिमी बिना किसी एनक्रिप्शन के अपने रेडियो सिग्नल्स को भेज रहा है। तो यूकियो कहता है कि वो लोग इसके जवाब में कुछ नहीं कर सकते हैं। तभी शैंकू कहता है कि उन्हें भी अपने एनिमी की तरह दूर से कार्य करना चाहिए। फिर शैंकू अपनी सेफ जोन टीम को एक बड़ा मिशन देता है और उनके पास तब तक का समय है जब तक कि वो ग्राउंड जीरो पर नहीं पहुंच जाते हैं और उन्हें पेट्रिफिकेशन डिवाइस के पार्ट्स को खोलकर पता लगाना होगा कि पेट्रिफिकेशन डिवाइस वर्क कैसे करता है। देन होमुरा और कुछ सोल्जर्स पेट्रिफिकेशन डिवाइस को नदी में ढूंढते हैं जो कि शैंकू की बोट से वहां से जाते वक्त गिर गया था। तभी होमुरा को वो पेट्रिफिकेशन डिवाइस मिल जाता है तो वो लोग उसे अपने बेस पर ले आते हैं। उसके बाद हनाडा कहती है कि वो लोग यहाँ इस कॉर्न सिटी में 1 मिलियन लोगों को रिवाइव करने वाले हैं और उन लोगों में से कुछ लोग जख्मी और बीमार होंगे। इसलिए अगर उन्हें पता चल जाए कि ये पेट्रिफिकेशन डिवाइस कैसे वर्क करता है तो वो इस डॉक्टर स्टोन से उन इंजर्ड और बीमार लोगों की मदद कर सकते हैं। तभी हनाडा सोचती है कि शैंकू ऐसा ही चाहता है ना, क्योंकि शैंकू ने उन्हें रेडियो पर कोई रीजन नहीं बताया था, इसीलिए शैंकू चाहता है कि वो लोग यहाँ पर सच बोले। फिर ब्रॉडी सोचता है कि इन लोगों की बात तो सही है और उसके पास इसके खिलाफ जाने का कोई कारण नहीं है, पर वो अभी के समय को देखते हुए इस बारे में 2 बार सोच रहा है। तभी रियुसुई कहता है कि हनाडा और अमेरिकन को यह पता नहीं है कि वो लोग पेट्रिफिकेशन बीम वाले ग्राउंड जीरो पर जा रहे हैं। तो शैंकू उसे हाँ बोलता है और वो लोग वहाँ पर उस पेट्रिफिकेशन डिवाइस को लेने जा रहे हैं जिसने पूरे प्लेनेट को पेट्रिफिकेशन लाइट से निगल लिया था। देन जीन कहता है कि शायद उस पेट्रिफिकेशन डिवाइस की बैटरी अब खत्म हो गई होगी। तो कोहाकू कहती है कि अगर उन्हें स्टैनली के खिलाफ फाइट करनी है और अगर उन्हें स्टैनली के वार प्लान्स और मशीन गन्स से बचना है तो उन्हें पेट्रिफिकेशन डिवाइस का यूज करना होगा और यही उनकी ओनली चॉइस है। तभी शैंकू उसे हाँ बोलता है और भले ही उस पेट्रिफिकेशन डिवाइस में बैटरी हो या ना हो, उन्हें उसे वर्क तो करवाना ही होगा। इसीलिए वो दूर से अपनी सेफ जोन वाली टीम को इसे खोलने के इंस्ट्रक्शंस देगा जिससे वो लोग पेट्रिफिकेशन डिवाइस के मैकेनिज्म्स को समझ पाएं। उसके बाद ब्रॉडी हनाडा की डिमांड्स को मान लेता है, पर ब्रॉडी कहता है कि वो लोग हमेशा पेट्रिफिकेशन डिवाइस पर नजर रखेंगे और ये उसकी कंडीशन है। फिर यो कहता है कि वो भी जानना चाहता है कि ये पेट्रिफिकेशन डिवाइस कैसे वर्क करता है, पर क्या वो लोग इसके पार्ट्स को डिसअसेंबल कर सकते हैं। तभी यूजुरिया कहती है कि स्टैनली की गन से इस पर एक डेंट आ गया है तो मैग्मा पेट्रिफिकेशन डिवाइस को तोड़कर खोलने का सोचता है। तभी हनाडा उसे रोकती है और कहती है कि अगर वो इसे खोल भी ले तो भी वो इसके पार्ट्स को समझ नहीं पाएंगे, इसीलिए ये एक प्रिसीजन इंजीनियरिंग स्पेशलिस्ट की जॉब है। तो ये पूछता है कि क्या वो जर्नलिस्ट किसी अच्छे इंजीनियर को जानती है क्या। देन मिनामी बताती है कि यूएस में बहुत सारे फेमस हाई एंड वॉच और ज्वेलरी मेकर्स हैं, पर उसे ये याद नहीं है कि वो लोग पेट्रिफिकेशन के वक्त कहाँ पर थे। फिर रियुसुई बताता है कि ये थोड़ा दूर है पर रोडेक्स का हेडक्वार्टर एयरपोर्ट के पास था और ये कॉमन नॉलेज है। तभी मैक्स और कार्लोस कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है। तो रियुसुई कहता है कि वो मार्केट की हर एक नई वॉच को खरीदा करता था। तभी यूकियो कहता है कि रियुसुई वॉचेस के बारे में बहुत कुछ जानता है। तो रियुसुई कहता है कि उसे पता नहीं है कि अब इस वर्ल्ड में वो वहां तक कैसे पहुंचेंगे। देन चेल्सी कहती है कि वो उसे एक रफ आइडिया दे सकता है जिससे वो उसके लिए एक मैप बना देगी। तभी चेल्सी वो मैप बना देती है। तो ताइजू कहता है कि अब बस उन्हें इस मैप को कॉर्न सिटी में यूजुरिया के पास अपलोड करना है। तभी सुइका और क्रोम पूछते हैं कि ये अपलोड क्या होता है। उसके बाद जीन कहता है कि वो इतने समय बाद भी अपनी 21st सेंचुरी की सिविलाइजेशन की हैबिट्स से बाहर नहीं निकले हैं। तभी शैंकू कहता है कि उन्हें ये मैप रिमोट वर्क के लिए चाहिए, इसीलिए वो लोग एक फैक्स मशीन बनाएंगे। तो जीन एंड अदर्स बोलते हैं कि क्या सच में। तभी कार्लोस सुइका को बताता है कि ये फैक्स मशीन उन्हें एक दूसरे को पिक्चर्स भेजने में मदद करती है। तो क्रोम
पूछता है कि ये वर्क कैसे करती है। फिर शैंकू फैक्स मशीन बना देता है। तभी जीन कहता है कि ये बड़ा जल्दी हो गया। तो शैंकू ने एक ग्राफ बनाया होता है। तभी जीन मोर्से कोड के जरिए ग्राफ के हर एक सेल के लिए ब्लैक या व्हाइट का मैसेज भेजता है। तो यूकियो इसे मैनुअल फैक्स मशीन बताता है। तभी जीन कहता है कि वो इस पेनफुल वर्क में कैसे फंस गया है। देन यूजोरिया अपने एंड पर अपने ग्राफ के सेल्स को भरती है। उसके बाद पूरी रात काम करने के बाद यूजोरिया अपने मैप को पूरा बना लेती है। तभी शैंकू, जीन और चेल्सी भी पूरी तरह से थक जाते हैं। फिर मिनामी कहती है कि उसने पेट्रीफाइड होने से पहले रोडेक्स के सीईओ का इंटरव्यू करा था और उसे पता है कि वो कैसी दिखती है। तभी वो लोग उसे ढूंढकर अनपेट्रीफाइड कर देते हैं। देन वो सीईओ उन्हें उनकी जॉब के लिए एक परफेक्ट पर्सन के बारे में बताती है जो कि उनका एस एम्प्लॉय है। फिर वो लोग जोएल को अनपेट्रीफाइड करते हैं। तभी जोएल पूछता है कि उसके कपड़े कहाँ पर हैं। तो मिनामी कहती है कि उसे जोएल का नॉर्मल रिएक्शन देखकर अच्छा लगा और यो कहता है कि अभी तक उन्होंने बाकी जितने भी लोगों को जगाया था वो सभी अजीब दिमाग वाले थे। उसके बाद हनाडा जोएल से कहती है कि उन्हें पता है कि उन्होंने उसे अभी जगाया है। तभी जोएल उससे मुंह फेर लेता है। तो ब्रॉडी उससे कहता है कि क्या वो उन्हें सुन पा रहा है, ग्रीन हॉर्न। तभी जोएल कहता है कि क्या वो जिस बंदे से फेवर मांग रहे होते हैं उससे वो ऐसे बात करते हैं और उसका नाम जोएल है और क्या ये नाम याद रखना उसके लिए कठिन है। तो ब्रॉडी कहता है कि ठीक है वो उसे माफ करे और उसे पेट्रिफिकेशन डिवाइस को खोलकर पता लगाना है कि ये डिवाइस कैसे वर्क करता है और वो इसके लिए उनके वॉच मेकर जोएल पर भरोसा कर रहे हैं और क्या अब वो खुश है। तभी यूजोरिया जोएल को पेट्रिफिकेशन डिवाइस देती है और वो बताती है कि इस पर एक छोटा सा डेंट है। तो जोएल यूजोरिया से शर्मा जाता है। फिर ब्रॉडी सोचता है कि ऐसा नहीं है कि जोएल सुन नहीं रहा था बल्कि वो अपने वर्क में इतना डेडिकेटेड था कि उसे लड़कियों से बात करना नहीं आता है। तभी यूजोरिया जोएल के हाथ में बंधी हुई घड़ी को देखकर उसे पूछती है कि क्या ये घड़ी उसने बनाई है और यो कहता है कि जोएल अभी कुछ समय पहले ही यहाँ पर आया है और उसने इतनी जल्दी एक घड़ी बना ली है। तो जोएल कहता है कि उसने ये घड़ी उनके टूल्स और इक्विपमेंट्स का यूज करके बनाई है। तभी यो कहता है कि वो लड़कों से तो स्वैग में बात करता है। उसके बाद जोएल पेट्रिफिकेशन डिवाइस को अपने लेंस के जरिए देखता है और कहता है कि ये उनकी 21st सेंचुरी की साइंस नहीं है। तो ब्रॉडी उसे हाँ बोलता है। तभी जोएल कॉन्सेंट्रेट करने का कहता है और वो लोग उस पर नजर रख सकते हैं पर अगर किसी ने आवाज की तो अच्छा नहीं होगा। देन किनोरो कहता है कि मात्सुकाजे ने बताया था कि उनके आइलैंड के सारे पेट्रिफिकेशन डिवाइस नष्ट हो गए हैं। तभी मैग्मा कहता है कि तो वो इसे किसी भी चीज से तोड़कर खोल सकते हैं। तो मिनामी कहती है कि ऐसा करना हर एक पार्ट को क्लीनली डिसअसेंबल करने के जैसा नहीं होगा। फिर जोएल कहता है कि इस डिवाइस का हर एक पार्ट 3D प्रिंट की तरह एक सॉलिड वॉल्यूम का है और ये पूरा सर्किट ग्लास का है या ये किसी तरह के मिनरल से बना है और वो नहीं जान सकता है कि ये कैसे वर्क करता है पर ये एक घड़ी के जैसा ही है और इसके हर एक पार्ट का एक पर्पस है और इस पार्ट पर काले धब्बे लगे हुए हैं। तभी शैंकू कहता है कि जिस कोर से सारे पार्ट्स कनेक्टेड है वो एक डायमंड है। तो जोएल सोचता है कि क्या ये डायमंड एक बैटरी की तरह है जो कि समय के साथ खराब हो जाती है और शायद इस डायमंड को बाहर निकाल कर दोबारा से डिवाइस में डालने पर ये पेट्रिफिकेशन डिवाइस कुछ टाइम के लिए वर्क करना शुरू कर देगा। तब भी वो ऐसा ही करता है और इससे पेट्रिफिकेशन डिवाइस वर्क करना शुरू कर देता है। फिर हनाडा ने जोएल को बताया होता है कि अगर पेट्रिफिकेशन डिवाइस दोबारा से वर्क करने लग जाए तो वो इसे स्टार्टअप टाइम और एरिया ऑफ इफेक्ट बताकर एक्टिवेट कर सकता है। देन जोएल 1 मीटर 1 सेकंड बोलता है जिससे पेट्रिफिकेशन डिवाइस एक्टिवेट हो जाता है। उसके बाद वो लोग जोएल को दोबारा से रिवाइव करते हैं। तभी मिनामी कहती है कि उसने पेट्रिफिकेशन डिवाइस की बैटरी को निकाल कर दोबारा लगाया है जिससे वो बैटरी की पावर की लास्ट ड्रॉप को यूज कर पाया है। तो जोएल कहता है कि हाँ शायद। फिर ब्रॉडी बोलता है कि ये पेट्रिफिकेशन डिवाइस अब चमक नहीं रहा है इसीलिए अब वो इसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। तभी जोएल कहता है कि उन्होंने एक प्रोफेशनल को हायर करा है इसीलिए वो इसे अच्छी तरह से देखेगा। तो यो कहता है कि जोएल अभी 2 सेकंड पहले लड़कियों के सामने घबरा रहा था और वो लड़कों के साथ एक टफ बंदे की तरह रहता है। तभी जोएल कहता है कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि ये कितना कठिन है पर उसे ये कार्य करना ही है। उसके बाद चेल्सी इसे माउंटेन्स पर चढ़ने का टाइम बताती है। तो रियूस भी कहता है कि ये उनका टेनो माउंटेन है। तभी जेनो पूछता है कि वो तो इस वक्त एंडेस माउंटेन्स पर हैं। तो फ्रांसोइस उसे बताती है कि ये एक जापानीज कहावत है जिसका मतलब होता है कि ये उनकी डिसाइसिव बैटल है। तभी कोहाकू कहती है कि यहाँ पर उसे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है इसका मतलब उन्हें इन माउंटेन्स को पार करके ही आगे जाना होगा। देन फ्रांसोइस कहती है कि पेट्रिफिकेशन वेपन को ढूंढकर उसका यूज वो स्टैनली को हराने में करेंगे और ये एक लंबी जर्नी होने वाली है इसीलिए उन सभी को अच्छी तरह से खाना खा लेना चाहिए। तभी ह्योगा कहता है कि उनके पास ज्यादा टाइम नहीं है क्योंकि
स्टैनली और उसकी टीम ने अभी तक उनके प्लेन को रिपेयर कर लिया होगा। तो शैंकू कहता है कि उन्हें तो बस जल्दी से जल्दी अमेज़न के रेन फॉरेस्ट में पहुंचना है, जिससे वहां के लंबे पेड़ उनके लिए नेचुरल बैरियर का काम करेंगे और इससे कोई भी प्लेन उन पर बॉम्ब नहीं गिर पाएगा और वो प्लेन उनके पास लैंड भी नहीं हो पाएगा। तभी ताइजू पूछता है कि उन्हें उस जंगल तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। तो यूकियो कहता है कि उन्हें नहीं पता है, क्योंकि इतने हजार सालों के बाद एनवायरनमेंट भी चेंज हो गया है। फिर चेल्सी इसे उनका टेनो माउंटेन बताती है और अगर एक बार वो इस माउंटेन को पार कर ले तो उनकी डेस्टिनेशन तक उन्हें इस घने जंगल का बैरियर मिल जाएगा। तभी मैक्स पूछता है कि चेल्सी इस बारे में इतना श्योर कैसे है और रियुसुई पूछता है कि क्या उस जियोग्राफर को कोई जियोग्राफी की चीज समझ में आई है। तो चेल्सी उसे हाँ बोलती है और वो अनुमान लगाकर बताती है कि क्या इस बार जापान में बहुत ज्यादा बर्फ गिरी थी। तभी जीन उसे हाँ बोलता है और योगा कहता है कि वो सैंकू से पूरे विंटर्स में लड़ भी नहीं पाए थे। उसके बाद क्रोम चेल्सी से पूछता है कि उसे इस बारे में कैसे पता। तो चेल्सी बताती है कि सभी ह्यूमंस के पेट्रीफाइड होने की वजह से ग्लोबल वार्मिंग बहुत कम हो गई है, जिससे दक्षिणी ओशंस के चिली करंट्स ने ऊपर की तरफ बहना शुरू कर दिया है। तभी रियुसुई बोलता है कि इसीलिए इक्वेटर के पास का पानी इतना ठंडा था। फिर चेल्सी बताती है कि जब पानी ठंडा होता है तो जो हीट इसकी तरफ आती है वो हवा को शेक करती है, जिससे वो नॉर्थ से ठंडी हवा को अपनी तरफ खींच लेती है। तभी जैनो बताता है कि जब साउथ अमेरिका के समुद्र का पानी ठंडा हो जाता है तो जापान में बहुत ज्यादा स्नो गिरती है। तो क्रोम कहता है कि उनका पूरा प्लेनेट कनेक्टेड है। तभी शैंकू कहता है कि जब समुद्र ठंडे होते हैं तो वो ज्यादा इवेपोरेट नहीं करते हैं, इसीलिए ज्यादा बारिश नहीं होती है। तो रियुसुई कहता है कि इसीलिए ये एरिया एक डेजर्ट में बदल गया है। तभी चेल्सी कहती है कि पर इन माउंटेन्स ने इन दोनों जगह को सेपरेट करके रख रखा है, इसीलिए एक बार वो इन माउंटेन्स को पार कर ले तो उसके बाद आगे जंगल ही जंगल है और इसीलिए वो लोग अब इन माउंटेन्स पर चढ़ेंगे और वो लोग अब अपनी बाइक्स पर बैठने की जगह को भी बदलेंगे। देन चेल्सी लूना से उसका वजन पूछती है तो जीन कहता है कि ये ज्यादा हो रहा है चेल्सी। तभी कोहाकू कहती है कि चेल्सी ने तो बस लूना का वजन ही तो पूछा है, इसमें ज्यादा क्या हो रहा है। तो लूना अपना वजन 90 पाउंड्स बताती है। तभी कार्लोस कहता है कि बस 40 किलो, ये तो बहुत कम है। तो चेल्सी कहती है कि अब लूना उन्हें अपना रियल वेट बता भी दे। उसके बाद शैंकू कहता है कि चेल्सी उन्हें हर एक बाइक पर बराबर वजन को डिस्ट्रीब्यूट करने का कह रही है। तभी यूकियो कहता है कि उन्होंने जल्दी जल्दी में इस बारे में सोचा नहीं था। तो रियुसुई कहता है कि उन्हें अपनी हर एक बाइक का वेट बराबर रखना होगा, नहीं तो भारी वजन वाली बाइक माउंटेन पर चढ़ नहीं पाएगी। फिर लूना सैंकू के साथ बाइक पर बैठने का सोचती है और वो कहती है कि सैंकू और वो एक अच्छा बैलेंस बना पाएंगे। तभी चेल्सी कहती है कि लूना को सैंकू पसंद है और अब वो डेटिंग के बारे में बात करेंगे। तो लूना उसे बताती है कि वो दोनों अभी एक रिलेशनशिप में हैं। तभी कोहाकू पूछती है कि क्या ये एक असली रिलेशनशिप है। तो लूना उसे हाँ बोलती है और इसकी शुरुआत तब हुई थी जब वो उनकी शिप में बात कर रहे थे। फिर लूना कहती है कि अगर सैंकू ठीक हो गया तो क्या वो उसका बॉयफ्रेंड बनेगा। तभी शैंकू कहता है कि ये एक पॉलिटिकल मैरिज की तरह है और लूना को कुछ लोग हमेशा फॉलो करते हैं। तो लूना कहती है कि वो एक कैपेबल वुमेन है, इसीलिए वो ऐसा कह सकता है। तभी शैंकू कहता है कि उसे नहीं पता है कि उसकी फोर्सेस कैसी दिखती है, पर जितने ज्यादा लोग उसकी टीम में होंगे उतना बढ़िया है और ये बहुत अच्छा है लूना। उसके बाद चेल्सी कहती है कि उसे नहीं लगता है कि वो दोनों एक रिलेशनशिप में हैं। तभी लूना कहती है कि क्या वो सच में एक रिलेशनशिप में नहीं है। तो कोहाकू कहती है कि वो जानती थी कि सैंकू कुछ ऐसा ही करेगा। तभी लूना इसके लिए हार्ड वर्क करने का कहती है। तो जीन सोचता है कि शायद चेल्सी लूना को ओपन फील करवाना चाहती थी, इसीलिए वो उसके रिलेशनशिप के बारे में पूछ रही थी और इससे अब वो सब अपने अपने वेट को आसानी से बता देंगे। तभी चेल्सी कहती है कि नहीं, वो तो बस क्यूरियस थी। फिर शैंकू कहता है कि वो लोग अब कई सालों से इस स्टोन वर्ल्ड में रह रहे हैं, इसीलिए उनका वेट अब बदल गया होगा, इसीलिए उसने ये बनाया है। तभी चेल्सी पूछती है कि ये क्या है। तो शैंकू बताता है कि जब वो अनपेट्रीफाइड हुआ था तो उसने अपनी हाइट को एक डंडे से मापा था जो कि 171 सेंटीमीटर थी। फिर उसने 10 बाय 10 बाय 10 सेंटीमीटर का ये बॉक्स बनाया था जिसमें पानी भरने से वो पूरे 1 किलो को माप सकते हैं और शैंकू ने एक तराजू बनाया होता है। उसके बाद रियुसुई, शैंकू और क्रोम एक बाइक पर, ताइजू, कोहाकू और लूना एक बाइक पर, जीन, सुकासा और चेल्सी एक बाइक पर, मैक्स, कार्लोस और जेनो एक बाइक पर, यूकियो, ह्योगा और कासेकी एक बाइक पर और फ्रांसोइस, सुएगा और बॉयलर एक बाइक पर होते हैं। फिर वो लोग पहाड़ पर चढ़ते हैं। देन वो एक जगह से ऊपर नहीं जा पा रहे होते हैं। तभी यूकियो कहता है कि उनके पास यहाँ पर रुककर इंतजार करने का टाइम नहीं है क्योंकि स्टैनली उसका प्लेन रिपेयर करके यहाँ पर आ रहा है। तो कोहाकू कहती है कि उन्हें अपनी बाइक्स और इक्विपमेंट्स को यहीं पर छोड़कर खाली हाथ आगे जाना होगा। तभी मैक्स
मैक्स कहता है कि वो ऐसा नहीं कर सकते हैं क्योंकि उन्हें आगे अपने इक्विपमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। तो शैंकू कहता है कि वो लोग अपने सारे इक्विपमेंट्स को लेकर जा रहे हैं। उसके बाद स्टैनली कहता है कि वो अब उड़ने के लिए तैयार है और उसका प्लेन कैरियर से टेक ऑफ करता है। तभी शैंकू कहता है कि एयरप्लेन के खिलाफ उनका वेपन एक रोप वे है और वो इससे इन माउंटेन्स को क्रॉस करेंगे। तो जीन कहता है कि क्या वो यहाँ पर अब एक रोप वे बनाने वाले हैं। सो गाइस, यहाँ पर डॉक्टर स्टोन के 4th सीजन का एपिसोड 16th एंड हो जाता है। तो अब अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।